students, I am Rita Sharma from MLP Group of Schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का रिवीजन हमने स्टार्ट कर रखा है और इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना रिएक्टेंट का मास हम लेकर के चलता है उतने ही हमें किसका मास मिलता है बच्चों, प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिएगा बच्चों, बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी आपको बताना चाहूंगी। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटा BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट होता है बच्चों Na2SO4। दोनों के सॉल्यूशन लिए वाटर में मिक्स करके लिए हैं क्योंकि दोनों सॉलिड होते हैं। ये जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बनता है सॉलिड BaSO4। ये पीपीटी की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है, बॉटम में प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो आपको पता है बच्चों क्या होता है, NaCl, जो घर में हम नमक यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए फॉलोइंग डाटा लिया गया। मास ऑफ बेरियम क्लोराइड कितना लिया गया, 20.8 लिया गया। मास ऑफ सोडियम सल्फेट लिया गया 14.2 ग्राम और बेरियम सल्फेट मिला 23.3 ग्राम और सोडियम क्लोराइड मिला बच्चों कितना, 11.7 ग्राम। अब हम देखते हैं, ये तो हो गए हमारे रिएक्टेंट, इनका मास ऐड कर लेते हैं, ये हमारे हो गए प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 20.8 प्लस 14.2 इक्वल टू 35 ग्राम। ठीक है, और आप प्रोडक्ट का मास देखिएगा, बेरियम सल्फेट का 23.3 और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का 11.7, ये कितना आ गया 35। Since the total mass of प्रोडक्ट का मास कितना है 35 ग्राम, इन दिस रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के मास के बराबर है। Therefore the given data verify the law of conservation of mass। इसीलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। और एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है बच्चों, देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी से है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कौन कौन रिएक्ट करता है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड, तो ये सोडियम कार्बोनेट प्लस ये इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है। टू फॉर्म के लिए एरो लगा दिया, क्या बनता है, सोडियम इथेनोएट लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया एंड वाटर। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना लिया बच्चों, 5.3 ग्राम with 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड लिया 6 ग्राम टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट कितना मिला बच्चों, 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। शो दैट दीज डाटा वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों पहले तो हमने रिएक्शन लिखी, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड गिव्स सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। रिएक्टेंट का मास देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का मास कितना लिया था, 5.3। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ इथेनोइक एसिड कितना लिया था बच्चों, 6 ग्राम, कितना है 11.3 ग्राम। ठीक, ऐसे ही हम प्रोडक्ट का मास देख लेते हैं। देखिएगा बेटा, प्रोडक्ट का देखिए, सोडियम इथेनोएट बना था और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये प्रोडक्ट थे। तो हम देखते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ सोडियम इथेनोएट 8.2 था, मास ऑफ कार्बन 2.2 था, मास ऑफ वाटर 0.9 था, ये भी कितना है 11.3 ग्राम। रिएक्टेंट का मास भी 11.3 ग्राम, प्रोडक्ट का मास भी 11.3 ग्राम। इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। ओके बच्चों, बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइमस्टोन होता है, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होता है ऑन हीटिंग टू फॉर्म क्या क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनाता है, क्विकलाइम भी कहते हैं इसको, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। When 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया गया कंप्लीटली, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। क्या क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा CaCO3, डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होके बनाता है CaO प्लस CO2। यहाँ आपको CaO का मास तो गिवन है और CO2 का निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेंगे, जिससे हम रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट के मास के बराबर रखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का मास बच्चों कैलकुलेट करेंगे।
देखिएगा बेटा, दिस प्रॉब्लम इज to be solved by using law of conservation of mass in chemical reaction. In this reaction, calcium carbonate is reactant, whereas calcium oxide CaO, carbon dioxide CO2 are product. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट के। तो मास प्रोडक्ट में किस किस का मास है, कैल्शियम ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का तो हमें पता है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हमने डिकम्पोज करवाया है। कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना बच्चों 5.6, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया बच्चों 10, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आ जाएगा 10 माइनस 5.6 इक्वल टू 4.4 ग्राम। तो इस तरीके से बच्चों हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ये हो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बेटा अभी तक हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस कर लिया है, उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। The law of constant proportion was given by Proust in 1779. 1779 में प्राउस्ट ने ये लो दिया था। He analyzed the chemical composition. Chemical composition का मतलब वो केमिकल जिससे बना हुआ है, टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एंड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, कि कोई जो कंपाउंड है उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो किस किस परसेंटेज में है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। और फिर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत से कंपाउंड की ऑब्जर्वेशन इसने की एंड केम टू द कंक्लूजन दैट प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कांस्टेंट, कि जो एक कंपाउंड है उसमें हर एक एलिमेंट का कंपोजिशन जो है वो प्रोपोर्शन जो रेशियो है वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट। प्राउस्ट फॉर्मुलेटेड proportions, law of constant proportions. According to law of constant proportion, a chemical compound always consists of same element combined together in same proportion by mass. जब इसने बहुत से केमिकल कंपाउंड के एलिमेंट का परसेंटेज देखा और उसने जब बहुत से एक्सपेरिमेंट किए तो एक लॉ बना दिया। क्या बनाया कि जो एक केमिकल कंपाउंड है उसमें हमेशा वही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और उनका बाय मास रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बच्चों मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ वाटर का, ठीक है। वाटर चाहे टैप वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, चाहे पॉन्ड वाटर हो, कोई भी वाटर हो, सब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो कितना होगा ये हम देखते हैं। अभी देखो, दिस लॉ मीन्स दैट वट एवर बी द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड और द मेथड बाय विच इट इज प्रिपेयर्ड। जैसे मैं आपको अभी बता रही थी कि कोई भी मेथड हो केमिकल कंपाउंड बनाने का, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, उसमें वो ही एलिमेंट होंगे, एक ही मतलब सेम टाइप के एलिमेंट से बनेगा। देखो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा, चाहे कोई भी मेथड, चाहे इंडिया का वाटर हो, चाहे अमेरिका का, चाहे ऑस्ट्रेलिया का, यही फॉर्मूला होगा, चाहे रिवर का हो, चाहे पॉन्ड का हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड विच ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम टू एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टूगेदर इन ए सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन। 1:8 का रेशियो होता है, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन का मास देखिएगा 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा बेटा 1:8। तो हमेशा ये रेशियो 1:8 ही रहेगा बाय मास, 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमने H2O बनाना है तो 1 पार्ट किसका लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन के, 8 पार्ट किसका लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का। अगर हमने इतना रेशियो नहीं लिया तो वाटर फॉर्मेशन बच्चों नहीं होगा। वी नो दैट वाटर इज अ कंपाउंड, we know that water is a compound if we decompose 100 ग्राम ऑफ प्योर वाटर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके उसको ब्रेक डाउन कर रहे, देन 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 89 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड। 11 ग्राम तो क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन मिलेगा, और 89 ग्राम क्या मिलेगा बच्चों, ऑक्सीजन मिलेगा। नाउ इफ वी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग प्योर वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक रिवर, सी, वेल, द सेम मासेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट आर ऑब्टेन्ड इन एवरी केस। चाहे कोई भी वाटर ले लेना, हर एक केस में यही आपको मिलेगा। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट वाटर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम टू एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टूगेदर इन ए सेम कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ 11:89 और 1:8 बाय मास, एंड दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम अमोनिया की बात करें NH3, अगर आपको अमोनिया बनाना है
तो नाइट्रोजन 14 ग्राम लेना पड़ेगा और हाइड्रोजन 3। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अमोनिया फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप क्वांटिटी डबल करते हो तो दोनों की क्वांटिटी ही डबल होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की न्यूमेरिकल सोल्व किया। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप घर पे सब ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपके लिए नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है स्टोमेटा, और इसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या है? एपिडर्मिस ऑफ ए लीफ इज़ नॉट ए कंटिन्यूअस एट सम प्लेसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल पोर्स कॉल्ड द स्टोमेटा। देखिए, जो लीफ की जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, उसके बीच बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, गैप्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो गैप्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है बच्चों, स्टोमेटा होता है। और स्टोमेटा के अंदर स्पेशलाइज एपिडर्मल जो सेल्स हैं जो पेयर की फॉर्म में क्या है बाउंडेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। The stomata allows gaseous exchange to occur during photosynthesis and respiration। जो स्टोमेटा है वो गैसेस एक्सचेंज करने में क्या करते हैं, बिल्कुल हेल्प करते हैं, अपना योगदान देते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं। तो स्ट्रक्चर आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर, ये एपिडर्मल सेल्स है, आपको कंटिन्यूअस आपको नज़र नहीं आएगी। इसके बीच बीच में आपको क्या है, छोटे छोटे गैप जो नज़र आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में ये जो साइड में है इसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। और इनके बीच में जो क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, स्टोमा, न्यूक्लियस और सब्सिडरी सेल्स क्या हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो स्टोमेटा के बारे में मैंने क्या बताया बच्चों, एक तो ये जो लीफ की जो एपिडर्मल जो लेयर होती है इनके अंदर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा के अंदर अगर देखें तो ए पेयर ऑफ स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। स्टोमेटा की सहायता से ही गैसेस क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन। स्ट्रक्चर क्या है स्टोमेटा का, ये जो आपकी स्क्रीन पर है ये आपको अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए ध्यान से बच्चों कि ओपन और क्लोज कैसे होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा ओपन होता है लाइट की प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो कम होना चाहिए, तभी स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है। जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाता है, ठीक है ना, तो स्टोमेटल पोर क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। इट मीन्स दैट गार्ड सेल्स के अंदर अगर मान लीजिए वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो टर्जिड हो जाएगा, स्टोमेटल पोर क्रिएट हो जाएंगे और आसानी से क्या है, गैसेस एक्सचेंज हो पाएंगी। लेकिन जैसे ही क्या होगा, फ्लैसिड वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये बात तो आप सभी को समझ में आ गई है। अब ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू द एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस गार्ड सेल्स टर्जिड और फ्लैसिड होते हैं। कब? देखिए एंडोस्मोसिस के दौरान जो गार्ड सेल्स हैं इनके अंदर क्या है, जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाते हैं, टर्जिड बन जाते हैं और स्टोमेटल पोर क्रिएट हो जाता है, आसानी से गैसेस क्या हो पाती हैं, एक्सचेंज हो पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें बच्चों, एक्सोस्मोसिस की बात करें तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है और गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाती हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर्स इन गार्ड सेल्स देयर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो ऑस्मोटिकली एक्टिव जो शुगर्स हैं उनकी तादाद बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, वाटर सेल्स के अंदर जाएंगे और वो टर्जिडिटी बढ़ा देंगे सेल्स की, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जैसे ही शुगर डिक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ शुगर डिक्रीज होगा, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। सेवरल थ्योरीज में आपने क्या पढ़ा है, जो साइंटिस्ट है वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में बताते हैं। यहाँ पे एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको आज बता देता हूँ, फिर बाकी कल टॉपिक हम इसका स्टार्ट कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों अभी तक हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था
पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। तो देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स दैट हेल्प इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉमन फंक्शन। मतलब कि डिफरेंट टाइप की जो सेल्स का एक कलेक्शन होता है और उनका एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक फंक्शंस आपको देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो कैसे होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू जब दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों ये प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, बोथ दीज टिश्यूज़ आर एन असेंबल्ड ऑफ लिविंग एंड डेड सेल्स एंड मैनी बी प्राइमरी और सेकेंडरी डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ ऑरिजिन। मतलब इनकी मोड ऑफ ऑरिजिन के आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन सी सेल्स प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन सी लिविंग है और कौन सी डेड है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है वो वाटर, मिनरल सॉल्ट और फूड मटेरियल को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि हम कल पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। आज जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है भाई स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है, हमने बताया कि एपिडर्मिस की जो लेयर है वो लगातार कंटिन्यूस नहीं होती है, उसके बीच बीच में गैप्स प्रेजेंट होते हैं और उस गैप्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा के अंदर क्या है, बीन शेप की दो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं जिसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। और गार्ड सेल्स के अंदर अगर वाटर की कंसेंट्रेशन ज़्यादा या कम होती है तभी स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है। स्टोमेटा की सहायता से गैसेज एक्सचेंज होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन। ये डायग्राम था बच्चों। फिर ये मैंने आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में बताया यहाँ पर कि किस प्रकार से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। स्टोमेटा हमेशा ओपन होता है प्रेजेंस इन लाइट एट हायर टेम्परेचर एंड एट ए लो कंसनट्रेशन इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की। देखिए गार्ड सेल्स टर्जिड कब होगा, टर्जिड जब होगा जब वाटर की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी गार्ड सेल्स में, तो टर्जिड हो जाएगा, स्टोमेटल पोर क्रिएट हो जाएंगे, आसानी से गैसेज एक्सचेंज हो पाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें रात के समय कैसा हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, क्योंकि स्टोमेटल पोर क्या होते हैं बेटा, क्लोज हो जाते हैं। यहाँ एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस आप देखेंगे। फिर थोड़ा सा हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। अच्छे से रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, इतनी ही कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Good morning everyone. Today we are going to start our part number 3 from your chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution, from your history book. So yesterday we read about how socialism came to Europe, means the coming of socialism to Europe. यूरोप में सोशलिज्म या समाजवाद कैसे आया। तो हमने बहुत सारी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से बहुत सारे सोशलिस्ट जो है उभर के सामने आए और उन्होंने अपने अपने आइडियाज जो है वो रखे, ऐड किए कि किस तरह से जो है सोशल चेंज जो है होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कि चेंजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से ना होके स्लो प्रोसेस में होना चाहिए, पास्ट को रिस्पेक्ट करके तब होना चाहिए। कुछ आइडियाज कुछ अलग थे कि चेंजमेंट जो है नहीं होना चाहिए, कुछ का था कि बहुत स्पीड में होना चाहिए। तो इसके बारे में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने भी अपने कुछ विचार, नए विचार जो हैं वो प्रस्तुत किए। तो सम मोर आइडियाज वर एडेड टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। अकॉर्डिंग टू मार्क्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, औद्योगिक समाज जो है वो पूरी तरह से पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट है। Capitalists owned the capital invested in factories and the gains of capitalists was produced by workers. Means जो पूंजीवादी लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है फैक्ट्रीज में, तो पूरा पैसा तो उन्हीं का है, बट एंड द गेन्स ऑफ कैपिटलिस्ट, लेकिन जो वो गेन करते हैं या जो चीजें प्रोड्यूस होती है तो वो प्रोडक्शन जो है वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। वो किससे है, मजदूरों की मेहनत से उनको मुनाफा प्राप्त होता है, ना कि खुद से। मीन्स उनके पैसा इन्वेस्ट कर देने से सारा उनको बेनिफिट नहीं मिल जाता। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव। वर्कर्स की कंडीशन तब तक इम्प्रूव नहीं होगी एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। जब तक प्राइवेट कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी लोग जो है इस प्रॉफिट को सिर्फ अपने लिए लेते रहेंगे, मजदूरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे।
तो इससे मजदूरों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो सकता। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो, इसके लिए वर्कर्स को क्या करना होगा, ओवरथ्रो करना होगा कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को। एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और साथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी को, मीन्स इस प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आधारित जो शासन व्यवस्था है इसको उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू मेक देम फ्री फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब अपनी स्थिति मार्क्स का जो विचार था वो था कि खुद को एक तरह से कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से फ्री कराया जाए। और वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, और वर्कर्स को एक अलग प्रकार के समाज का निर्माण करना होगा जिसमें देश की पूरी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण होगा, सोशल कंट्रोल होगा और उनका ही स्वामित्व रहेगा। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, और यह एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। तो भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज कहा गया। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रिम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। मार्क्स को पूरा विश्वास था कि जो पूंजीपतियों के साथ होने वाला ये संघर्ष है इसमें पूरी तरह से जीत जो है मजदूरों की होगी। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी ही नेचुरल सोसाइटी होगी, मीन्स भविष्य में इस तरह की सोसाइटी की इन्होंने कामना की। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, मीन्स समाजवाद के लिए समर्थन। देन सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप बाय 1870s, मीन्स 1870 के दशक तक समाजवादी विचारधारा जो थी, सोशलिस्ट आइडियाज जो थे वो लगभग पूरे यूरोप में फैल चुके थे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट्स फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। अब अपने इन एफर्ट्स को में तालमेल बनाए रखने के लिए, कोऑर्डिनेट रखने के लिए समाजवादी जो थे, सोशलिस्ट जो थे, उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी की स्थापना की जिसका नेम रखा गया द सेकंड इंटरनेशनल। ओके, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्म्स एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। इंग्लैंड और जर्मनी में जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, उन्होंने अपने जीवन और काम करने की जो परिस्थितियां थी उसमें सुधार लाने के लिए, बेटर करने के लिए उसको कुछ संगठन बनाना शुरू कर दिए, एसोसिएशन फॉर्म करना शुरू कर दिए। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। अब संकट के समय, मीन्स एक तरह से उन्होंने फंड सेटअप किए, जैसे जो कोष होते हैं कि भाई संकट के समय जो अपने ही मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए इन एसोसिएशंस ने अनेक फंड्स स्थापित किए, और काम के घंटों में भी कमी करवाने के लिए, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, क्योंकि हमने पढ़ा कि वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे और साथ में जो वेजेस थे वो मजदूरी जो थी उनकी वो बहुत कम थी। एंड द राइट टू वोट, और मताधिकार के लिए या वोट के अधिकार के लिए भी आवाजें उठानी शुरू की। These associations worked closely with the Social Democratic Party, short form SPD। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन एसोसिएशंस के काफी अच्छे रिलेशन थे एंड हेल्प्ड इन इट विन पार्लियामेंट्री शीट्स, और जर्मनी के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे उसमें भी वे पार्टी की मदद करते थे। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड ए सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन के आंदोलनकारियों ने भी लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी स्थापित कर ली थी ब्रिटेन में, और सोशलिस्ट पार्टी के नाम से फ्रांस में। ऑल्दो इज सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप टिल 1914। 1914 तक सोशलिस्ट को यूरोप में कहीं भी सरकार बनाने में कामयाबी नहीं मिली। So represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but government continue to be run by conservative liberals and radicals. Mean to say that कि बहुत सारी चीजें इस तरह से हुई कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे बड़ी संख्या में जीतते रहे, कानून बनवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन सरकार पर उस टाइम तक भी कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स का ही कब्जा रहा, क्योंकि हमने पढ़ा कि लोग बहुत ज्यादा अटेंटिव हो रहे थे इनकी तरफ, बहुत ज्यादा अटेंशन जो है लोगों की इधर बढ़ रही थी। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, socialism in Europe, and the second part is the Russian Revolution. So now we will start
our second part of chapter, the Russian Revolution, means Rusi Kranti. But the situation was reversed in one of the least industrialized European states. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917, the fall of monarchy in February 1917, and the events of October are normally called the Russian Revolution. तो बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन था क्या, एक्चुअल में रूस में जो क्रांति हुई या क्या इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिनको हमने रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना। सो यूरोप के जो सबसे पिछड़े हुए एक तरह से औद्योगिक देश कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल कंट्री कह सकते हैं, तो रूस में 1917 की अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट थी वहां की, वो एक तरह से टुक ओवर द गवर्नमेंट, वहां पे समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, 1917 की क्रांति के बाद। तो रशियन रिवॉल्यूशन एक्चुअल में था क्या, द फॉल ऑफ मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। मीन्स मोनार्की का फॉल अप फरवरी 1917 में, राजशाही का पतन या राजा का जो पावर थी एक तरह से उसको फॉल कर देना, एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर, और अक्टूबर में बहुत सारी घटनाएं घटी, आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। सो अंडरलाइन इट, द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917, 1917 में राजशाही का खत्म होना, एंड अक्टूबर के बैक टू बैक इवेंट्स को हम कहते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। अब हाउ डिड दिस कम अबाउट, वट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रिवॉल्यूशन ऑकवर्ड, मीन्स ये सब कैसे हुआ, जब रूस में क्रांति हुई तो वहां के जो पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस थी वो कैसी थी। टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए लेट अस लुक एट रशिया सम इयर्स बिफोर द रिवॉल्यूशन। तो हम रशिया पे कुछ साल पहले के ऊपर उसके ऊपर नजर डालते हैं कि वहां पे जो परिस्थितियां थी वो किस तरह की थी। सो द रशियन एम्पायर इन 1914, जार निकोलस II रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर इन 1914। ये वो टाइम है 1914 का जब राजा निकोलस II उस टाइम शासन करते थे पूरे रूस पे और उसके साम्राज्य पे। उस समय बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। मीन्स उस समय जो रशियन एम्पायर था वो मॉस्को के आसपास के क्षेत्र के अलावा आज करंटली जो एरियाज हैं जैसे फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, इसके कुछ भागों में फैला हुआ था। It stretched to the Pacific and forms today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan। ठीक है, तो ये एक तरह से पूरा एम्पायर जो था, साम्राज्य जो था वो प्रशांत महासागर मीन्स पैसिफिक ओशियन एंड आज के जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है जो कि जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान तक विस्तृत था। द मेजोरिटी रिलीजियन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। अब जो वहां कौन से धर्म की मेजोरिटी थी, तो वहां पे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की जो एक शाखा थी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी या रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, उसकी एक तरह से मेजोरिटी थी। येट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। लेकिन इस साम्राज्य में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी रहते थे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरलिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी या 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में जो रशियन एम्पायर था उसकी लगभग 85% पॉपुलेशन जो है अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी, एंड अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन एंड दे आर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। मीन्स वहां की 85% पॉपुलेशन जो थी वो अर्न करती थी कहाँ से, एग्रीकल्चर से। दिस प्रपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो ये प्रपोर्शन या ये रेशियो जो था वो बहुत ज्यादा था दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में। मीन्स अगर हम बात करें फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%, कि फ्रांस और जर्मनी में ये प्रपोर्शन 40 और 50% से ज्यादा नहीं था। मीन्स वहां की ओनली 40 to 50% पॉपुलेशन ही
खेती पर निर्भर थी, लेकिन ओनली रशिया में 85% पॉपुलेशन जो है उसके लगभग अर्न करते थे फ्रॉम एग्रीकल्चर। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एंड ऑल्सो फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड रशिया वॉज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। अब रशिया एम्पायर में रहने वाले जो फार्मर्स थे वो अपनी जरूरतों के साथ साथ मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे, जो कल्टिवेटर्स थे वो, एंड ऑल्सो फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, और साथ में अपनी जरूरतों को भी पूरा करते थे। तो रशिया वॉज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। तो रशिया जो है एक बहुत बड़ा निर्यातक देशों में से एक बन चुका था एंड बहुत ज्यादा मेजर एक्सपोर्टर के रूप में जो है ग्रेन पैदा कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। सो टुडेज क्लास इज ओवर एंड टुमारो वी विल डिस्कस आवर फर्दर चैप्टर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम कर रहे थे प्रत्यय। प्रत्यय में हमने कृत प्रत्यय किए थे कि प्रत्यय के दो भेद थे, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं कि जो क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा विशेषण शब्द बनाते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। आज पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया से अन्य शब्दों यानी क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा में, विशेषण में, अव्यय आदि के बाद लगते हैं और प्राय संज्ञा विशेषण बनाते हैं कि ये संज्ञा विशेषण के बाद ही लगते हैं और बाद में संज्ञा विशेषण ही बनाते हैं। संज्ञा से संज्ञा बनाने के कुछ उदाहरण है, जैसे डिब्बा से बना डिबिया, खाट से खटिया, बेटी से बिटिया, लाठी से लठिया, डा मुखड़ा दुखड़ा, पा बुढ़ापा मोटापा, आर से बन गया सुनार लुहार, वान से धनवान गाड़ीवान, गर से जादूगर बाजीगर सौदागर, हारा से लक्कड़हारा। इसी तरह ई से बना पहाड़ी, रस्सी, चोरी, खेती, हंसी, बोली, यानी पहाड़ प्लस ई पहाड़ी, रस्सा प्लस ई रस्सी, चोर प्लस ई चोरी, खेत प्लस ई खेती। इस तरह से पन से बना लड़कपन, लड़का प्लस पन लड़कपन, बच्चा प्लस पन बचपन। ताड़पत्र से मानवता मनुष्यत्व, वाला से घोड़े वाला, तांगे वाला, चाय वाला, दूध वाला। कार से कार वाला, पत्रकार साहित्यकार, दार जमींदार, दुकानदार, किराएदार। इस तरह से विशेषण से संज्ञा शब्द बनते हैं। लघु से बना लघुता, सुंदर से बना सुंदरता, अपन से बना अपन से अपना से बना अपनत्व, आस मिठास खटास, आहट कड़वाहट, चिकनाहट लिखावट। संज्ञा से विशेषण बनने हैं। ऊन से ऊनी, गुलाबी, नागपुरी, भोजपुरी, ईन नमकीन, रंगीन, शौकीन, बंगाली, चीनी, जापानी, रूसी। एलू घरेलू। इक से धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, इला जहरीला, बर्फीला, शर्मिला, प्यासा, भूखा। बम्बैया कलकत्तिया यानी बम्बई प्लस इया बम्बैया, कलकत्ता प्लस इया कलकत्तिया। इरा चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। आना सालाना, रोजाना, मर्दाना। क्रिया विशेषण से विशेषण जैसे ला अगला, पिछला, निचला, मंझला। लिंग बोधक जैसे आ से भैंसा, मौसा, जीजा। स्तर बोधक तर और तम लगा के उच्च, उच्चतर, उच्चतम। व्यवसाय सूचक हो गए जैसे सुनार, लुहार, कुम्हार, चाय वाला, पान वाला, तांगे वाला। गुणवाचक विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हो गए कृपालु, दयालु। तो प्रत्यय कौन से हो गए? लू, ऊ, आऊ, ई, इया, वना। तो आऊ से टिकाऊ, बिकाऊ, ई से वसंती, बैंगनी, घटिया, बढ़िया। वना से सुहावना, लुभावना, डरावना। कृत्यवाच्य संज्ञा विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हो गए जैसे अक्कड़ से घुमक्कड़, घूम प्लस अक्कड़, घुमक्कड़, पिय प्लस अक्कड़, पियक्कड़। आक तैराक, उड़ान, उड़ाक, व्यय, गवैया, सुनवैया। आकू लड़ाकू, पड़ाकू, इयल, मरियल, अड़ियल। भाववाचक संज्ञा विशेष संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हो गए मिठास, खटास, अपनापन, बचपन, पीलापन, बुढ़ापा, मोटापा। आहट से घबराहट, झंझलाहट, चिकनाहट। ता हो गया मित्रता, आवश्यकता, सरलता। आई से भलाई, कठिनाई, चतुराई। आवट से मिलावट, बनावट, सजावट, लिखावट आदि। इस तरह से हम प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। फिर है विदेशी यानी आगत तदित प्रत्यय हैं, यानी जो विदेशी शब्द हैं उससे ये प्रत्यय उर्दू फारसी को शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जैसे आना, साल प्लस आना, सालाना। मेहनत प्लस आना, मेहनताना। रोज प्लस आना, रोजाना। नाक हो गया खतरनाक, शर्मनाक। नाक प्रत्यय लगा
खतरा प्लस नाक खतरनाक, शर्म प्लस नाक शर्मनाक, दर्द प्लस नाक दर्दनाक, दार दुकानदार, ईमानदार, मालदार, बाज हो गया धोखेबाज, पतंगबाज, चालबाज। इस तरह से ईना लगाने से काम प्लस कमीना, कम प्लस ईना कमीना, हीन, ईना में महा प्लस ईना महीना, नगीना, अंदाज तीरंदाज, गोलंदाज, दान कलमदान, थूकदान, पीकदान, मत दौलतमंद, जरूरतमंद, अक्लमंद। अब है कि कुछ शब्द होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ में प्रयोग होते हैं, कि कुछ शब्दों में उपसर्ग भी होते हैं प्रत्यय भी होते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं उपकार शब्द है। कौन सा शब्द है? उपकार। तो उपकार शब्द में उप है उपसर्ग, कार इसका मूल शब्द और अक इसमें प्रत्यय। इसी तरह बेकारी, बे मूल शब्द, बे इसमें उपसर्ग, कार इसमें मूल शब्द और ई इसमें प्रत्यय। ऐसे ही बेचैनी में बे उपसर्ग, चैन मूल शब्द और ई प्रत्यय। निर्दयता में निर उपसर्ग, दय मूल शब्द और ता प्रत्यय। अभिमानी, अभी मान और ई, मान इसमें मूल शब्द हो गया, अभी उपसर्ग और ई प्रत्यय। निलंबित में आएगा, नी इसमें उपसर्ग, मूल शब्द है। बेटा यहाँ पे ये गलत लिख दिया, निलंबित ये शब्द आपका यहाँ आना था, ठीक है, और लम यहाँ पर नी, फिर लम और इत, निलंबित। इसी तरह से अनुदारता में अन प्लस उदार प्लस ता। बद चलनी में बद उपसर्ग, चलन मूल शब्द और ई प्रत्यय। निश्चिंता, इसके अंदर देखो उपसर्ग नी विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग, वरना हम इसके अंदर निस भी प्रत्यय इसमें हो सकता है, दोनों ही प्रत्यय इसमें हो सकते हैं। चिंत प्लस ता। परिपूर्णता, परिपूर्ण और ता। अपमानित, अपमान इत। सुलभता, सुलभ और ता। ठीक है, तो प्रत्ययों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु जैसे प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मूल शब्द में एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ा जाना चाहिए, जैसे स्वतंत्र से स्वातंत्र या सुंदर से सौंदर्य तो बन सकता है, पर दूसरा प्रत्ययता नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे स्वतंत्र्यता, सौंदर्यता। शब्द गलत है। इसी तरह से पूजा शब्द में दो अलग अलग प्रत्यय जोड़कर पूज्य या पूजनीय शब्द बन सकते हैं, पर पूजनीय नहीं। शब्दों में यह व तथा ई प्रत्यय जोड़ते समय शब्दों के स्वरूप में होने वाले ध्वनि परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह विशेषण में इक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाने से पहले संधि के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। यदि मूल शब्द के आरंभ के अक्षर में आ स्वर हो तो रूप नहीं बदलेगा, जैसे व्यापार प्लस में एक व्यापारिक। और कुछ शब्दों में वृद्धि दो शब्दों का पर भी हो सकती है, जैसे परलोक प्लस एक पारलौकिक। तो आपके ध्यान देने मुख्य बिंदु हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। उपसर्गों प्रत्ययों समास द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है। उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग तत्सम तद्भव विदेशी होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग और प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। तो आपके प्रश्नोत्तर आप उनके हो गए हैं दोनों। फिर है प्रकार की दृष्टि से प्रत्यय के कितने भेद किए जाते हैं। प्रत्यय के दो उदाहरण दीजिए। और दूसरा है प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ये 4th क्वेश्चन करना है अभी। प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसको आप यहाँ से करेंगे कि प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो ये आप उत्तर लिखेंगे अपनी नोटबुक में। थैंक यू। Hello, good morning students. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class, chapter 13, exercise 13.2. 13.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर हमें गिवन है। यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड की जो फिगर गिवन है, इट इज़ कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। ये जो कवर्ड है डेकोरेटिव क्लॉथ के साथ। टू फ्रेम हैज़ ए बेस, द फ्रेम हैज़ ए बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर। जो फ्रेम का बेस है उसका डायमीटर 20 है एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। ये जो
हाइट है ये 30 है और ये जो बेस का डायमीटर 20 है। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। ये जो मार्जिन है हमारे पास फर्स्ट और थर्ड पार्ट में, ये मार्जिन है 2.5 सेंटीमीटर का, ये इसको कवर करने के लिए है फ्रेम को। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, हमें कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है इस लैम्प को कवर करने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें हाइट गिवन है, हाइट टॉप एंड बॉटम, हाइट ऑफ ईच of the folding top and bottom equals to 2.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ फ्रेम गिवन है हमें, इसको हमने स्मॉल एस से डिफाइन किया। हाइट ऑफ फ्रेम इसको कैपिटल एस से कर रहे हैं हम 30 सेंटीमीटर। डायामीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगी, रेडियस इज 20/2, 10 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्लॉथ जितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है हमें, CSA ऑफ पार्ट फर्स्ट प्लस में CSA ऑफ सेकंड पार्ट प्लस में CSA ऑफ थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट का CSA फाइंड करेंगे। तो 2πRH, देखो टॉप और बॉटम के लिए जो हमारे पास हाइट है वो क्या है 2.5, तो इसको हमने स्मॉल एस से डिफाइन किया है। सेकंड पार्ट के लिए 2πr कैपिटल एच प्लस में 2πr स्मॉल एच। अब इन तीनों में से 2πr क्या आ रहा है कॉमन, देन h प्लस h, ये आ गया हमारे पास 2πr इंटू में h प्लस 2h, स्मॉल एच ऐड हो जाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे हम। 2 पाई की वैल्यू 22/7 आ रहा हमारे पास 10 इंटू में 30 प्लस 2 इंटू 2.5, ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू में 10 इंटू में इसको जब प्लस करेंगे 2.5 को 2 से 5 प्लस 35, 7 से कैंसिल, 7 5 जा 35, ये आ गया हमारे पास 12 2 जा 12 को 5 से करेंगे 110, 110 को 2 से करेंगे 220 और 10 से करेंगे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमें फ्रेम को कवर करने के लिए टॉप एंड बॉटम बोथ आल्सो क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है वो है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। The students of a विद्यालय were asked to participate in a competition for making decorating पेन होल्डर्स को एक कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, मेकिंग एंड डेकोरेटिंग, मतलब पेन होल्डर बनाना भी और उसको डेकोरेट भी करना है। इन द शेप ऑफ सिलेंडर, किस शेप में, सिलेंडर की शेप में। विद ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, बेस जो है वो कार्डबोर्ड का यूज़ करना है। ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर।
The Vidyalaya was the supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, total competitors कितने 35 हैं. How much cardboard was required to the board for the competition? इस कंपटीशन के लिए कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी. अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो हमें रेडियस क्या है. रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पेन होल्डर 3 centimeter and height 10.5 centimeter. Cardboard required 4 pen holder equals to में CSA of pen holder प्लस में एरिया ऑफ सर्कुलर बेस. तो उसका बेस भी कवर है और जो बेस है वो सर्कुलर है, उसका सर्कुलर बेस का एरिया भी फाइंड करेंगे. CSA ऑफ पेन होल्डर 2 pi RH प्लस में पाई आर स्क्वायर. पाई आर क्या है, कॉमन आ गया हमारे पास. देन 2H प्लस में R और वैल्यू पुट करेंगे. पाई की वैल्यू 22/7, R हमारे पास 3, 2 इंटू में हाइट 10.5 प्लस में रेडियस 3. इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे हम. 2 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 21 में 3 को ऐड करेंगे 24. इस कंप्लीट को सोल्व करने के बाद हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद डिवाइड करने के बाद आएगा 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास किसके लिए आया, एक पेन होल्डर के लिए एरिया आया है. हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 35 पेन होल्डर्स. टोटल 35 पेन होल्डर्स के लिए रिक्वायरमेंट है हमें कार्डबोर्ड की. जो हमारा 1 पेन होल्डर का एरिया आया है 226.28 मल्टीप्लाई बाय 35. तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 से तो हमारे पास आ जाएगा 7919.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं इसको 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स. हमें इतने सेंटीमीटर 7920 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है फॉर मेकिंग 35 पेन होल्डर्स. थैंक यू. Welcome back my dear students in English class, and I am Hirlal sir from MLP International School Rajpura, and we are doing the second chapter of this book. We have completed this chapter, and now we are going to discuss the question answer of the second chapter, The Adventure of Toto. So now let me start. टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. बेटा जो एक्सरसाइज हमारी बुक में दे रखी है वही क्वेश्चन आंसर हम करेंगे. तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. आंसर हमारे पास है बेटा, द राइटर्स ग्रैंडफादर हैड द हॉबी ऑफ कीपिंग ए स्मॉल प्राइवेट जू इन हिज हाउस. आओ से देख लीजिए.
So he bought the little red monkey from a Tonga driver for 5 rupees. Question second है, Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? यानी टोटो जो है एक सुंदर बंदर था, किस सेंस में भाई वो सुंदर था, इसका आंसर हमें बताना है। ग्रैंडफादर फाइंड टोटो क्वाइट प्रेटी। भाई जो दादाजी जो है वो टोटो को बिल्कुल सुंदर पाते हैं। टोटो हैज़ ब्राइट आइज, क्योंकि टोटो की आंखें बड़ी चमकीली थी। पर्ली वाइट टिथ, और मोतियों के समान सफ़ेद दांत थे। क्विक फिंगर्स, उंगलियां बड़ी तेज थी। एंड स्टट ए टेल्स, और एक अच्छी पूंछ थी। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई दादाजी जो है वो टोटो को सहारनपुर क्यों ले जाते हैं और कैसे ले जाते हैं। आंसर देखिए इसका क्या बनेगा। ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून फॉर सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन। बेटा दादाजी जो है वो देहरादून के लिए उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए। ही न्यू, वह जानता था, दैट द विक्ड लिटिल मंकी, कि ये जो दुष्ट बंदर है, वुड मेक एवरीबडी एट होम मिजरेबल, ये घर पर सभी का जीवन जो है कष्ट में बना देगा। और वो सबसे बड़ी चीज़ क्या था, बेटा दादी माँ से भी छुपाया गया था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए फैसला लिया गया, टू टेक टोटो अलोंग ए बिग ब्लैक कैनवास बैग, कि भाई टोटो को साथ ले जाया जाए एक बड़े काले कैनवास बैग में रख के। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि भाई कैसे ये फैसला लिया गया। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, हाउ डज टोटो टेक ए बाथ? भाई टोटो जो है वो कैसे स्नान करता था, हम चैप्टर पढ़ा था, देखा कैसे स्नान करता था। वेयर हैज़ ही लर्नड टू डू दिस, और ऐसा उसने कहाँ से सीखा। और हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, किस तरह से उसने अपने आप को जीवित ही उबाल लिया था। तो वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन एक में ही पूछ लिए गए हैं। टोटो हैज सीन अदर मेंबर ऑफ द ऑथर्स फैमिली। टोटो जो है वो अन्य सदस्य जो ऑथर्स के परिवार के थे उनको देख चुका था। टेकिंग हॉट बाथ इन विंटर, कि वह सर्दियों में किस तरह से गर्म पानी से स्नान किया जाता है। सो यानी इसलिए, ही फर्स्ट टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, अपने हाथ से सबसे पहले वो पानी का तापमान चेक करते थे कि भाई पानी कितना गर्म है। तो ये तो था उसका पानी को चेक करने का तरीका। देन यानी तब, स्टेप इनटू द लार्ज बाउल, और जब उसे लगता था कि पानी ठीक ठाक है, अफोर्डेबल है, तब वो उस बड़े प्याले के अंदर वो कदम रखता था। अनटिल हिज नेक डीप इन द वाटर, और तब तक वो पानी में गहरी में जाता था, तब तक वो गर्दन तक न डूब जाए। इतने यानी खाली वो अपनी गर्दन को बाहर रखता था। बट वन डे, परंतु एक दिन, ही नियरली बॉयल्स हिमसेल्फ, वो लगभग अपने आप को उबाल ही लेता। व्हेन ही गेट्स इनटू लार्ज केटली प्लेस्ड ऑन फायर, क्योंकि एक बार वो एक बड़ी केटली को आग पर रखे हुए देखता है। क्या देखता है उसमें कि भाई शायद ये मेरे नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है। ही इज रेस्क्यूड इन टाइम बाय ग्रैंड मदर। रेस्क्यूड का मीनिंग यानी बचा लिया, उसे तो बचा लिया किसने, दादी माँ समय पर वहां पर आ गई ताकि उसको बचा ले, नहीं तो वो समझो वहां जिंदा ही उबल जाता, क्योंकि नीचे गैस चल रही थी और पानी ऊपर बार बार वो होपिंग भी कर रहा था फुदकने के लिए, लेकिन जैसे बाहर निकलता तो बाहर ठंड लगती, फिर नीचे बैठ जाता, फिर फुदकने लगता। अब उसे क्या पता नीचे आग जली हुई है। तो ये हमारा आंसर हो गया।
इसमें हमें ये भी पता लगा किस तरह वो अपने आप को उबालने से उबाल लेता जिंदा। वाई डज ऑथर से टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। लेखक क्यों कहता है कि भाई टोटो जो है अब पालतू प्रकार का एक पालतू रखने वाला पशु नहीं था और हम इसे अधिक समय के लिए नहीं रख सकते थे। ग्रैंडफादर टॉलरेट द मिस्चीवियस टोटो फॉर क्वाइट सम टाइम। दादाजी ने टोटो की कुछ हरकतें शरारतें जो थी कुछ समय के लिए तो सहन की, जो उसने कारनामे किए। बट ही टू रियलाइज्ड, लेकिन जल्द ही महसूस किया, दैट कीपिंग इट एज पेट वाज नॉट पॉसिबल, कि भाई टोटो को एक पालतू के रूप में यहाँ पर रखना संभव नहीं था, यानी ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। ही कुडंट अफोर्ड द लॉस ऑफ प्लेट्स, वह इस नुकसान को प्लेटें के तोड़ना, क्लोथ्स को फाड़ना, कर्टेन्स फाड़ना एंड वॉलपेपर को फाड़ना, ये टॉलरेबल नहीं है। और जो भी उसने पुलवा के साथ जो किया, जो पुलावा जो था डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था, वो तो यहाँ पर लिखा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि भाई अब टोटो को नहीं रखा था। और आप सभी जानते हो कि टोटो को वापस उसी तांगा ड्राइवर से लौटा दिया था मात्र 3 रुपए में। तो ये क्वेश्चन आंसर बेटा आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक में उतारने हैं और उसके बाद 3 लेंदी क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।